मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहआचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की तीसरी यूनिट की आज आखिरी फैमिली पोएसी के बारे में बात करेंगे। पोएसी के समाप्त होने से इस पेपर की हमारी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। प्रत्येक फैमिली के साथ मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। तो आज हम बात कर रहे हैं फैमिली पोएसी की। पोएसी फैमिली को ग्रैमिनी भी कहा जाता है। इस कुल का पुराना नाम ग्रैमिनी था, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के घासों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रास फैमिली भी कहते हैं, इसे घास कुल भी कहते हैं। सभी घास इसी कुल की सदस्य हैं, इसलिए इसे ग्रैमिनी पहले कहा जाता था। लेकिन आईसीबीएन के नियमों के अनुसार आपको पता है फैमिली ACE से अंत होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम पोएसी रखा गया। पोआ ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है घास, तो पोएसी इसका नया नाम है। एंजियोस्पर्म्स की यह सबसे बड़ी फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली है। इसमें लगभग 630 वंश हैं, जेनरा हैं, और 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइए सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडने, ग्लूमेसी और पोएसी। आगे हम जाकर के समझेंगे। इसमें एक ग्लूम शब्द यूज़ किया जाता है जिसे तुष कहते हैं हिंदी में, उसके आधार पर इसे ग्लूमेसी में रखा गया। और पोएसी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। इस कुल के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इस कुल में वृक्ष अति दुर्लभ हैं। वृक्ष बहुत ही दुर्लभ अवस्था में पाए जाते हैं। हाँ, ऊंचाई में इसका एक सदस्य है बैम्बूसा, बांस, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। उसकी ऊंचाई 30 से 40 मीटर, मतलब 100 फुट से भी अधिक हो सकती है। लेकिन उसको हम ट्री नहीं मान सकते, वृक्ष नहीं मान सकते, क्योंकि वृक्ष की करैक्टरिस्टिक होती है कि उसके शीर्ष के ऊपर शाखाओं का और पत्तियों का एक मुकुट के समान संरचना होती है, और उसका तना मोटा और सेकेंडरी ग्रोथ युक्त होता है। तो सही मायने में वह वृक्ष नहीं है बांस जो है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर हम उसे वृक्ष जैसा कह सकते हैं। तो पहला करैक्टर है इसका कि इसमें वृक्ष अति दुर्लभ है। दूसरा, इसकी जो जड़ है वो अपस्थानिक है। अपस्थानिक मूल इसमें पाई जाती है। मूल को अलग अलग प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। यदि मूल रेडिकल मूलांकुर से उत्पन्न होती है तो उसे सिंपल मूल कहते हैं, साधारण मूल कहते हैं। और यदि मूल रेडिकल के अतिरिक्त, मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है तब उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। इस कुल में यह करैक्टरिस्टिक है, इसका विशेष लक्षण है कि तने पर पाई जाने वाली पर्व संधियां भी मूल का उत्पादन करती हैं, या मूल वहाँ से भी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। यह है इसकी एक करैक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरा एक विशेष लक्षण है, इसके स्टेम, जो तना है इसका खोखला होगा। बांस हम सब ने देखा हुआ है, बांस के अंदर जो तना है वो खोखला होता है। चौथा, इसका स्पाइक एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पुष्पक्रम में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे ग्लूम कहते हैं, लेमना और पेलिया, तुष, लेमना और शल्किका हिंदी में इसे कहा जाता है। और छठा, इसका एक विशेष लक्षण है कि इसकी जो वर्तिका और वर्तिकाग्र है वो पक्षवत है, फिदरी है, पंख के समान दिखाई देती है। आगे जब हम चित्र देखेंगे तो हमें उसमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार यह इस कुल के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। यह कुल विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, पूरे विश्व में पाया जाता है। इसकी प्रकृति एनुअल, बाई एनियल और पेरिएनियल हर्ब के रूप में है।
एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय शाक के रूप में पाई जाती है। कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी, बैम्बूसा बांस जो 35 से 40 मीटर ऊंचाई का होता है, और डेंड्रोकैलमस, यह भी बांस के समान एक पौधा होता है जिसकी ऊंचाई अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार यह इसके विशिष्ट लक्षण और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इस कुल में जो इस कुल का पुष्प क्रम है वो विशेष है, आप उसको समझने कोशिश करें, और इस पुष्प क्रम पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए पहले इसको समझें, फिर मैं इसको चित्र से आपको समझाऊंगा। जो पुष्प क्रम है वह स्तंभ के शीर्ष पर अंतिम सिरे पर उत्पन्न होता है, और पूरी संरचनाएं जो पुष्प क्रम, पुष्प और अक्ष, जो पूरी संरचनाएं हैं उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, क्लम। शीर्ष पर उत्पन्न होने वाली वह संरचना जो पुष्प क्रम का निर्माण करती है और पुष्प क्रम जिसमें समाहित होता है, क्लम कहलाती है। तो एक शब्द आ जाएगा हमारे पास में, क्लम। दूसरा देखें आप, पुष्प क्रम स्पाइक और स्पाइकलेट प्रकार का होता है, कणिशिका या कणिका प्रकार का होता है। स्पाइक में इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्प क्रम असीमाक्ष होता है, और जो पुष्प हैं वो अवृंतीय होते हैं, पार्श्व दिशा में पुष्प लगे होते हैं। तो स्पाइक प्रकार का पुष्प क्रम है। प्रत्येक स्पाइक का जो अक्ष है जिस पर स्पाइक निर्मित हो रही है, यह अक्ष जिगजैग प्रकार का होता है, जेड के आकार का, जैसे हम समझते हैं जिगजैग दिशा में पाया जाता है, और इस अक्ष को रेचिला कहते हैं। कुछ विशेष टर्म्स हैं इस फैमिली में, आपको ध्यान देनी होगी। प्रत्येक स्पाइक का अक्ष जो छोटा है और जिगजैग प्रकार का है, रेचिला कहलाता है। अभी हम चित्र में देखेंगे, वह चित्र से हमें समझ में आ जाएगा। रेचिला, रेचिला पर सहपत्रों की दो सम्मुख पंक्तियां होती हैं। सहपत्र छोटी छोटी पत्तियों के समान संरचनाएं होती हैं, ब्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। इनकी दो रोज मिलती हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, सम्मुख पंक्तियां अपोजिट रोज होती हैं। रेचिला पर उपस्थित सहपत्र तुष या ग्लूम्स कहलाते हैं। इन सहपत्रों को ग्लूम कहते हैं। ये ग्लूम्स शल्की होते हैं और खुरदरे होते हैं, रफ होते हैं। इनके अंदर सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, और सिलिका के डिपोजिशन के कारण इनकी सतह जो है, सरफेस जो है, खुरदरी महसूस होती है। आगे देखें, रेचिला पर आधारीय ग्लूम। अब रेचिला पर दो प्रकार के ग्लूम्स हैं। ग्लूम्स क्या थे? ब्रैक्ट। रेचिला पर दो प्रकार के ग्लूम्स दिखाई देंगे। आधारीय जो नीचे की ओर हैं, वो 2 से 6 तक, संख्या उनकी बताई जा रही है, 2 मिनिमम और अधिकतम 6। रेचिला पर आधारीय ग्लूम्स 2 से 6 तक बंद होते हैं या स्टराइल होते हैं। इनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता, इसलिए इन्हें बंद या स्टराइल कहते हैं। इन्हें स्टराइल ग्लूम कहा जाता है, बंद ग्लूम तुष कहा जाता है, या एम्प्टी ग्लूम कहा जाता है, खाली तुष कहा जाता है, क्योंकि इनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता। अब एम्प्टी ग्लूम्स के ऊपर 1 से 50 तक की संख्या में है, तो ग्लूम्स ही, ब्रैक्टी हैं, उसी प्रकार की संरचना है, लेकिन 1 से 50 तक की संख्या में उन्हें जननक्षम या पुष्पीय तुष, फर्टाइल ग्लूम या फ्लोरल ग्लूम्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अक्ष में पुष्प का निर्माण हो रहा है। ऊपर वाले जो स्टराइल थे उनके अक्ष में पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा, जो हमने पहले ऊपर पढ़े हैं। और इन ग्लूम्स में जो उन ग्लूम्स के ऊपर पाए जाते हैं, सिरे की ओर पाए जाते हैं, इन्हें हम पुष्पीय ग्लूम या फर्टाइल ग्लूम्स कहते हैं। इन्हें लेमना भी कहा जाता है, इनके लिए शब्द अलग से यूज कर लिया गया, लेमना। अब 2 तरह के ग्लूम आ गए आपके पास में, स्टराइल ग्लूम और लेमना। रेचिला तथा लेमना, रेचिला तथा लेमना के मध्य एक झिल्ली के समान संरचना पाई जाती है। रेचिला और लेमना के मध्य एक झिल्ली के समान रचना पाई जाती है।
इस झिल्ली के समान रचना को शल्किका या पेलिया कहते हैं। ये अभी हम इनफ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं, हम अभी पुष्प के बारे में नहीं पढ़ रहे। इनफ्लोरेसेंस में सबसे पहले नीचे ग्लूम्स आए, एम्प्टी ग्लूम्स आए, उसके ऊपर फ्लोरल ग्लूम्स आए, फ्लोरल ग्लूम्स और रेचिला के बीच में फिर एक झिल्ली के समान संरचना पाई जा रही है जिसे पेलिया कह दिया। यह संरचना पूरी तरह से लेमना से घिरी रहती है। लेमना इस संरचना को पूरी तरह से ढके रहता है। उसके बाद में देखिए लेमना के शीर्ष पर, अब लेमना और जो स्टेराइल ग्लूम है उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। लेमना जो है, जो फर्टाइल ग्लूम्स हैं, उनके शीर्ष पर एक लंबा शुक पाया जाता है जिसे ऑन कहते हैं। ऑन या शुक लंबी कांटे के समान रचना होती है। जो विद्यार्थी ग्रामीण प्रवेश से हैं, जिन विद्यार्थियों ने गेहूं की बाली देखी हुई है, गेहूं के अंदर जब पुष्प उत्पन्न होते हैं और फल लगता है तो वे समझते हैं कि एक लंबी धागेनुमा रचना गेहूं के, जब गेहूं का निर्माण होता है तो हमें दिखाई देती है, उसे हम शुक या ऑन कहते हैं। ये ऊपर वाले फर्टाइल जो अपने ग्लूम्स हैं उनमें दिखाई देगी। लेमना व पेलिया के मध्य पुष्प पाया जाता है। तो ये हमारे पास में संरचना है। अब इसको हम चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले ऊपर का चित्र देखिए आप। इस चित्र में आपको दिखाई देगा अक्षय, जिसे हमने रेचिला कह दिया, और उसके ऊपर स्टेराइल और फर्टाइल ग्लूम्स लगे हुए हैं। इस तरह की संरचना को हम सामान्य लैंग्वेज में बाली कहते हैं। गेहूं में बाली आना, फल लगना, पुष्प लगना। तो बाली जो संरचना है जिसको हम कहा जा रहा है उसका निर्माण रेचिला के द्वारा, स्टेराइल ग्लूम के द्वारा और फर्टाइल ग्लूम के द्वारा किया जा रहा है। इन सब को मिला करके हम क्लम कह देते हैं। तो क्लम यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आप, जो पुष्प है उसके अंदर किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाएंगी। यहाँ पर हमने एक डॉटेड लाइन, डैश डैश से केंद्र में लाइन बनाई है जिसे हमने रेचिला का नाम दिया है। अक्षय सबसे नीचे दो एक दूसरे के सामने अपोजिट ग्लूम्स दिखाए हैं जिन्हें हमने बंधीय तुष या स्टेराइल ग्लूम कहा है। उसके ऊपर दो ग्लूम दिखाए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और उन अपोजिट ग्लूम्स में ऑन या शुक आपको दिखाई दे रहा है। ऑन ऑफ ग्लूम हमने उस पर लिखा है। अब इस जो फर्टाइल ग्लूम है इसके ऊपर एक छोटी बीच में संरचना है जिसे लोडिक्यूल कहा है। एक बार इसे आप छोड़ दें। इस लोडिक्यूल के ऊपर दो संरचनाएं एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रही हैं जिसे हमने पेलिया या शल्किका कहा है। ये जो लोडिक्यूल है ये संरचना पुष्प की संरचना है, इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आप देखिए स्टेराइल ग्लूम, फर्टाइल ग्लूम और उसके ऊपर पेलिया। पेलिया फर्टाइल ग्लूम की ओर झुका हुआ है और ये फर्टाइल ग्लूम के द्वारा ढका रहता है। ये दोनों मिलकर के पुष्प को चारों ओर से ढक लेते हैं। अब उसके बाद में संरचना आती है आपके पास में लोडिक्यूल। दो संरचनाएं, ऐसी संरचनाएं हैं जो बिल्कुल पेपर के समान, कागज के समान संरचनाएं हैं जो बाईवेंड हैं, जिसके अंदर दो नर्व दिखाई दे रही हैं आपको। ये पुष्प का एक भाग है। उसके बाद में ऊपर, इस चित्र को हम बाद में दोबारा देखेंगे, उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जी जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है वो गाइनोशियम है, जिसकी दो वर्तिका दिखाई दे रही है और वर्तिका फेदरी है। मैंने पहले बताया था आपको पक्ष व पंख के समान वर्तिकाएं दिखाई देंगी, वर्तिकाग्र और वर्तिका, और तीन आपको इसके अंदर एंथर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से एक चित्र है, इसको हम दोबारा बाद में देखेंगे। इसके बाद में नीचे का चित्र एक, उसमें आप देखिए जिसमें हमें जिगजैग रेचिला दिखाई दे रहा है और उसमें नीचे के दो ग्लूम्स हैं, स्टेराइल ग्लूम्स हैं जिनमें पुष्प नहीं है, और ऊपर का जो फर्टाइल ग्लूम है उसमें एक लेमना, उसके सामने पेलिया, लेमना और पेलिया के बीच में दो लॉडिक्यूल्स और लॉडिक्यूल्स के बीच में गाइनोशियम और एंथर। तो इस प्रकार से पुष्प जो है लॉडिक्यूल्स के बीच में छुपा रहता है और वो लॉडिक्यूल्स लेमना और पेलिया के बीच में छुपे रहते हैं। तो लेमना और पेलिया उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ब्रैक्ट, दोनों ब्रैक्ट जो हैं
वो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पुष्प आपको दिखाई देगा। इसके बाद में हम पुष्प की संरचना की बात करते हैं। इस कुल में जो पुष्प है वह अवृंतीय है, तभी तो यह स्पाइक हुआ। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्प अवृंतीय आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, ब्रैक्टिएट हैं, ब्रैक्टियोलेट हैं, द्विलिंगी हैं। जियमेज को छोड़ करके, जियमेज में यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। एक व्यास सम्मित है, जाइगोमॉर्फिक है। इन्हें एक अक्ष पर दो समान भागों में बांटा जा सकता है, एक से अधिक पर नहीं। त्रितयी हैं, ट्राइमीरस हैं और जायांगदर हैं। गाइनोशियम सुपीरियर दिखाई देगा। उसके बाद में इसमें कैलिक्स व करोला नहीं पाया जाता है, या कैलिक्स व करोला को विभेदित नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पेरियंथ पाया जाएगा। ये जो पेरियंथ है, ये पेरियंथ लोडिक्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि पेपर के समान संरचनाएं, बहुत छोटी संरचनाएं हैं जो पुष्प को ढके रहती हैं, और ये हासित हैं, रिड्यूस्ड हैं, इन्हें लोडिक्यूल्स कहते हैं। और लोडिक्यूल्स एंटीरोलेटरल अग्र पार्श्व दिशा के अंदर पाए जाते हैं। ये दोनों ओर उपस्थित होते हैं और पुष्प को ढक लेते हैं। ये पेरियंथ के बारे में हुआ। उसके बाद में पुमंग, इस कुल में 3 पुमंग पाए जाएंगे जो कि एक चक्र में उपस्थित हैं, डाइथिकस या मोनोथिकस हैं, आधार लग्न है और इंट्रोर्स है, अंतर्मुखी हैं। तो यह इसके पुमंग या एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स हुए। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की। इस कुल में गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी संरचना है, त्रिअंडपी संरचना है। तीनों अंडप आपस में जुड़े हुए हैं, युक्तांडपी हैं, सुपीरियर है, एक कोष्ठकी है और भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है, पैराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, अंडपी ट्राइकार्पिलरी है, लेकिन इसमें ट्राइकार्पिलरी होने के कारण 3 उसके अंदर प्लेसेंटा होने चाहिए, बीजांडन्यास होना चाहिए और 3 बीज बनने चाहिए, लेकिन इसमें एक ही बीज बनता है इस कुल में। तो जब देखा गया तो ये पाया गया कि 3 जो प्लेसेंटा हैं या बीजांडासन है, उनमें से 2 बीजांडासन स्टराइल हो जाते हैं या बंदे हो जाते हैं, और सिर्फ एक प्लेसेंटा पर ही बीजांड का निर्माण होता है। इसके कारण यह अंडप या यह गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी जैसा कार्य करता है, इसलिए इसे सूडोमोनोकार्पिलरी, आभासी एक अंडपी कहते हैं, या इसे आभासी एक भागी सूडोमोनोमिरस भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सूडोमोनोमिरस या सूडो मोनोकार्पिलरी कंडीशन के बारे में आप बताएं किस कुल में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर पोएसी के बारे में, और पोएसी में इसके अंडप के संरचना को एक्सप्लेन करते हुए आप ये बताएंगे। इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लीजिए, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, P2 हैं, लॉडिक्यूल हैं, A3 हैं, G3 हैं, सिनकार्पस है और सुपीरियर ओवरी है। यह इसका चित्र है, वह चित्र दोबारा आप देख लीजिए। इस चित्र में हमें नीचे 2 बाह्य तुष दिखाई दे रहे हैं, फिर हमें एक फलक तुष दिखाई दे रहा है, फिर लॉडिक्यूल, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, और इसी प्रकार से रेचिला पर ये किस प्रकार से विन्यासित है वह दिखाई दे रहा है। इस पुष्प चित्र में 2, ऊपर वाला जो है वो पेलिया, नीचे वाला जो है वो लेमना, 2 लॉडिक्यूल्स, 3 एंथर और केंद्र के अंदर एक गाइनोशियम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यह ट्रिटिकम एस्टाइवम गेहूं का पुष्प चित्र है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। यह फैमिली सबसे बड़ी फैमिली मैंने आपको बताया, और इस कुल में बहुत से इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट पाए जाते हैं। पहले धान या अनाज, ओराइजा एस्टाइवा चावल, ट्रिटिकम एस्टाइवम गेहूँ, जियमेज मक्का, होर्डियम वुल्गेर जौ, अविना एस्टाइवा जई। कुछ मोटे अनाज या मिलेट्स भी पाए जाते हैं, जैसे पेनिसिटम, टाइफाइडिस बाजरा, सोरगम वुल्गेर ज्वार, एल्यूसाइन कोराकाना रागी और पेनिकम मेलिएसियम सामा। इस कुल में पशुओं के लिए आहार भी है, चारा, सोरगम वुल्गेर, सूड जिसे का
सोरगम हेल्पेंस सूड जिसे कहा जाता है, सोरगम वुल्गेरिस ज्वार, और सिटेरिया ग्लूका बांद्रा। एक अन्य इसका इंपॉर्टेंट सदस्य है सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना, जिसके द्वारा शर्करा या चीनी का निर्माण होता है। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस एक लेमन ग्रास है जिससे एक वॉलेटाइल वाष्पशील तेल प्राप्त किया जाता है, और जितने परफ्यूम्स बनते हैं, ये इत्र बनते हैं, उनमें उस तेल का उपयोग किया जाता है आधार का। लेमन ग्रास इसे हम कहते हैं। और कुछ अन्य सदस्य हैं जैसे बैम्बूसा बांस और इरेंथस मुंजा सिरकी सरकंडा, जिससे मूंज का निर्माण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से स्कूल की यह इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हुई। विद्यार्थियों, यह पोएसी, इसके जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके लिए आपको दिए जा रहे हैं, जिनका आंसर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और इस पोएसी के साथ ही इस पेपर की बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर की 3 यूनिट्स हमारी पूरी हो गई हैं। इनसे जुड़े हुए यदि कोई आपके पास प्रश्न है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।